बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ द लोअर लिम्ब। इसमें जीनो वेलकम और जीनो रिकर्वेटम। सबसे पहले हम देखते हैं जीनो वेलकम क्या चीज़ है। कॉमनली कॉल्ड नोकनी, knees are deviated towards midline of the body and touch one another when the legs are straightened। इसमें क्या होता है कि जो नी जॉइंट होता है, जो नीज होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ डेविएटेड होते हैं। ठीक है, जिस वक्त जो पर्सन होगा स्ट्रेट स्टैंड अप होगा, उस टाइम पे जो नीज होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जो उनके फीट होंगे वो एक दूसरे से अवे होंगे। ठीक है, इसको हम जीनो वेलकम का नाम देते हैं। कुछ इस तरह ये नजर आएगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, जो नीज है वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ अप्रोक्सीमेट हो गए और जो फीट हैं वो एक दूसरे से अवे चले गए। इसको जीनो वेलकम का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जीनो गैरम देखें, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, उसमें जो फीट होते हैं वो नज़दीक होते हैं और नीज के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल कुछ इस तरह होता है कि नीज और फीट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है या थोड़ा बहुत एक दूसरे में फर्क होता है। क्लियर? यस सर। जीनो वेलकम में होता क्या है कि मीडियल एंगुलेशन ऑफ द नी एंड आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोथ द टिबिया एंड फीमर। इसमें होता है कि मीडियल एंगुलेशन ऑफ द नी, जो नी जॉइंट है उसकी मीडियल एंगुलेशन हो जाती है, मीडियल साइड पे उसका एंगल बनता है। एंड आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोथ द टिबिया एंड द फीमर। और जो लॉन्ग बोन्स जो कि नी जॉइंट बना रही हैं, उनका अपना जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो मिड लाइन से अवे जा रहा होता है, डेविएटेड होता है। ठीक है, आउटवर्ड की तरफ। जिस वक्त वो आउटवर्ड की तरफ डेविएटेड होगा और उनका जो पोर्शन जॉइंट बना रहा है, नी जॉइंट बना रहा है, वो मिड साइड की तरफ डेविएटेड होगा, तो उससे क्या होगा, जीनो वेलकम डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होगी। एडवांस्ड केसेस द डिस्टल एंड्स ऑफ फीमर एंड टिबिया आर रोटेटेड एक्सटर्नली। जो डिस्टल एंड्स होंगे फीमर के और टिबिया के, एडवांस केसेस जो होंगे उनमें रोटेट होंगे एक्सटर्नली बाय द पुल ऑफ द बाइसेप फेमोरिस एंड टेंसर फेशियल आर्टा, यानी कि इन मसल्स की पुलिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि इनमें टेंशन रहेगी, टेंशन की वजह से ये वाले जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। जिस वक्त ये वाले मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो उस टाइम पे फीमर और टिबिया जो होंगे वो एक्सटर्नली रोटेट रहेंगे। एडवांस केस जो हो चुका होगा, जिसमें अच्छा खासा जीनो वेलकम जो है ऑलरेडी सेटल हो चुका होगा। उसके बाद डिस्टल शाफ्ट ऑफ टिबिया डेवलप्स आर कंपनसेटरी इंटरनल रोटेशन। और जो टिबिया की डिस्टल शाफ्ट होगा, यानी कि जो उसका लोअर एंड होगा, वो कंपनसेशन के तौर पे इंटरनल रोटेशन करवाएगा। ठीक है, ऊपर से वो एक्सटर्नली रोटेट है, यानी कि उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, और उसका जो डिस्टल एंड है वो कंपनसेटरी इंटरनल रोटेशन शो करवाएगा। Physiological genome appears at the age of 2 to 3 years and nearly always corrects by the age of 6। ठीक है, जो फिजियोलॉजिक जीनोम होता है, यानी कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि फिजियोलॉजी का होती हैं, यानी कि कुछ मसल्स की टेंशन की वजह से, किसी ऐसे इशू की वजह से फिजियोलॉजिकली हमारे जो मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रहती है, जिसकी वजह से ये वाली डिफॉर्मिटीज जीनो वेलकम हो गया, जीनो वेरम हो गया। ठीक है, इस तरह की डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी जो होती है वो 2 to 3 ईयर इस एज के दरमियान ये अपीयर होगी। ठीक है, और जैसे जैसे जो चाइल्ड होगा वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे वो डिफॉर्मिटी जो है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि अप टू द एज ऑफ 6 वो डिफॉर्मिटी खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगी। ये होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या है कि कंपनसेटरी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, यानी कि कंपनसेशन के तौर पे ये वाली डिफॉर्मिटीज आ रही होती हैं, जिसमें वेरस डिफॉर्मिटी है, वल्गस डिफॉर्मिटी है एंड रोटेशनल डिफॉर्मिटीज ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर। ठीक है, यानी कि ये कंपनसेशन के तौर पे किसी मसल की पुलिंग की वजह से उसको कंपनसेशन के तौर पे ये वाली डिफॉर्मिटी सामने आ रही है। परसिस्टेंट एंटेवर्जन ऑफ द फेमोरल नेक। इसमें क्या होता है कि जो फेमोरल नेक होती है वो फॉरवर्ड रोटेट होती है। ठीक है, और इसमें परसिस्टेंट एंटेवर्जन यानी कि फॉरवर्ड रोटेशन होती है फेमोरल नेक की। पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकती हैं जीनो वेलकम की? डिस्टॉर्टेड एपिफाइशियल और फाइशियल ग्रोथ। जो एपिफाइशियल ग्रोथ है या फाइशियल ग्रोथ है वो अगर किसी वजह से डिस्टॉर्ट हो गई है। ठीक है, उसके अलावा रिकेट्स,
इंजरीज ऑफ द एपिफाइशियल और फाइशियल ग्रोथ कार्टिलेज, या जो एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट है उसकी इंजरी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पे या रिकेट्स है या जो एपिफाइशियल प्लेट है उसमें कोई डिस्टॉर्शन आ गया, उस टाइम पे पैथोलॉजिकल जीनोवेल्गम जो है वो डेवलप हो सकता है। एडल्ट्स के अंदर कॉमन इन फीमेल्स, यानी कि जो जीनोवेल्गम है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। मे बी सिक्वेली टू चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी, यानी कि ये चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी की का नतीजे के तौर पे हो सकता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, लिगामेंट इंजरी की वजह से हो सकता है, मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर्स और पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन की वजह से हो सकता है। यानी कि ये वाली कुछ काजेज हैं जो कि एडल्ट्स के अंदर जीनोवेल्गम काज करवा सकती हैं। मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर। चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी जो है अगर वो परसिस्ट करे, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिगामेंट इंजरी, मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से यूनाइट नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा पेजर्स डिजीज ऑफ बोन की वजह से हो सकता है। कॉजेज इसकी क्या है जीनोवेल्गम की? इडियोपैथिक कॉजेज हो सकती हैं। इडियोपैथिक का मतलब वो है जिसकी हमें कोई रीजन ना मिले, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रीजंस हैं वो कौन सी हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा के नतीजे में अगर डिफॉर्मिटी आ रही है तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक जीनोवेल्गम भी बोल सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल फेमोरल और टिबियल कंडाइल, ठीक है, यानी कि फीमर का जो फीमर का या टिबिया का जो लेटरल कंडाइल है उसका अगर फ्रैक्चर हो गया तो उस कंडीशन में जीनोवेल्गम डेवलप हो सकता है। डैमेज टू द लेटरल लोअर फेमोरल और अपर टिबियल एपिफाइसिस, या फीमर की जो लोअर एपिफाइसिस है, ठीक है, और टिबिया की अपर एपिफाइसिस, इनको ये अगर डैमेज हो गई हैं तो उस कंडीशन में भी जीनोवेल्गम जो है वो डेवलप हो सकता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी यानी कि किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है। डैमेज टू द लेटरल एपिफाइसिस बाय इन्फेक्शन, अगर लेटरल एपिफाइसिस जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गई, यानी कि टिबिया की जो लेटरल एपिफाइसिस है एक मीडियल कंडाइल पे होगी, एक लेटरल कंडाइल पे होगी। जो मीडियल कंडाइल वाली साइड पे, लेटरल कंडाइल वाली साइड पे जो एपिफाइसिस है अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गई है तो उसको उसकी वजह से जीनोवेल्गम जो है डेवलप हो सकता है। न्यूप्लास्टिक, यानी कि अगर कोई मेलिग्नेंसी के नतीजे में ट्यूमर्स काजिंग ग्रोथ डिस्पैरिटी, यानी कि ट्यूमर की वजह से जो ग्रोथ है उसमें एबनॉर्मेलिटी आई है, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा कौन सा ट्यूमर है? ये कार्टिलेज का ट्यूमर है, ठीक है। कार्टिलेज के ट्यूमर की वजह से अगर ग्रोथ में डिस्प्रोपोर्शनैलिटी आई है, ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से जीनोवेल्गम डेवलप हो सकता है। बोन सॉफ्टनिंग, कौन सी डिजीजेज हैं जो कि बोन को सॉफ्ट करती हैं? रिकेट्स है, ओस्टियोमलेशिया है, एंड बोन डिस्प्लेशिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन डिजीजेज की वजह से जीनोवेल्गम डेवलप हो सकता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द जॉइंट्स, चारकोट्स डिजीज एंड पैरालिटिक डिजीज की वजह से हो सकता है। Cartilage thinning, osteoarthritis of the lateral compartment of the knee can also cause gynovelcome. Is that clear? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्योंकि ये नी जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसमें नी पेन मिलेगी, गेट एबनॉर्मेलिटीज मिलेंगी, ठीक है, लिंपिंग गेट मिलेंगे, डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जॉइंट की डिफॉर्मिटी मिलेगी। कौन सी डिफॉर्मिटी है? जीनोवेल्गम डिफॉर्मिटी है, दिखने से पता चल रहा है। इंटरमेल्युलर गैप मिलेगा। इंटरमेल्युलर गैप क्या है? मीडियल मेल्युलस होता है और लेटरल मेल्युलस होता है, ठीक है। जो मीडियल मेल्युलस है ये किस जगह पे होता है? ये जो हमारे टुकने की हड्डी है ना, जिसको हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, गिट्टे वाली जो हड्डी है, ठीक है, मीडियल साइड जो होती है एंकल जॉइंट की, वहां पे होता है मेल्युलर, ठीक है। ये दोनों पाँव का जो मेल्युलर है इनके दरमियान में जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा जीनोवेल्गम के अंदर। डिस्टेंस बिटवीन द मीडियल मेल्युलाई व्हेन द नीज आर टचिंग विद द पेटिला फेसिंग फॉरवर्ड इज मोर देन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जिस टाइम पे जो नी जॉइंट है वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो एंकल जॉइंट के जो मेल्युलाई हैं, मीडियल मेल्युलाई, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। ये किस डिफॉर्मिटी में मिल सकता है? जीनोवेल्गम के अंदर। डायग्नोसिस इसकी हम कैसे बना सकते हैं?
हिस्ट्री में हमको फाइंडिंग्स मिलेंगी, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री मिल जाएगी, मेलिग्नेंसी की हिस्ट्री कोई मिल गई है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल गई है, किसी स्टैब वुंड की हिस्ट्री मिल गई है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरे ऑफ द बोथ लिम्स, दोनों लिम्स के एक्सरे करवाएंगे, उससे हम हमारी जो डायग्नोसिस है वो सेट हो जाएगी। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज, ठीक है, जो भी कॉज होगी उसको हमने ट्रीट करना है। विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी देना है और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं। वेट लॉस करवाना है, ठीक है, पेशेंट को कहना है कि अपना वेट लॉस करें। यूजली जो जिन लोगों में जिनो वेलगम डिफॉर्मिटी होगी उनका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइजेस करवानी है उसको। नॉक नी ब्रेसिस आर वॉर्न कंटिन्यूली, इस स्पेशल डिफॉर्मिटी के लिए स्पेशल किस्म के ब्रेसिस बने हुए हैं, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, रेडीमेड ब्रेसिस, ठीक है, वो वाले जो ब्रेसिस हैं वो कंटिन्यूली अप्लाई करने हैं। ये है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, मोर सीवियर केसेस इंटरमिलर डिस्टेंस मोर देन 10 सेंटीमीटर बाय द एज ऑफ 4, ठीक है। अगर 4 साल की एज में जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा होगा, ठीक है, उसके जो नी जॉइंट है उसको आपस में जोड़ें और उसके मीडियल मेल्युलाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो ये एक इंडिकेशन है सर्जरी के लिए, ठीक है। सर्जिकल करेक्शन शुड बी डन इफ द लेटरल पोर्शन ऑफ द एपिफाइशियल प्लेट इज इंटैक्ट। अगर एपिफाइशियल प्लेट का लेटरल पोर्शन जो है वो अभी तक ठीक है, ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है, स्टेपलिंग द मीडियल पोर्शन ऑफ द एपिफाइशियल प्लेट। हमने मीडियल एपिफाइशियल प्लेट की स्टेपलिंग कर देनी है, ठीक है, उसको स्टेपल कर देना है ताकि मीडियल पोर्शन जो है वो ग्रो ना करे। लेटरल पोर्शन को ग्रो करने देंगे, मीडियल पोर्शन को ग्रो नहीं करने देंगे। इस वक्त हम ये वाला तरीका तैयार करेंगे, उस टाइम पे ये वाली डिफॉर्मिटी स्लोली खुद ब खुद करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ करेक्शन इज अचीव्ड बिफोर ग्रोथ इज कंप्लीट, ठीक है, अगर जो करेक्शन है वो यानी कि ग्रोथ कंप्लीट होने से पहले पहले अचीव हो गई है, फुल्ली करेक्ट हो गया है जो डिफॉर्मिटी थी, सम ओवर करेक्शन मस्ट बी अटेन्ड, यानी कि यहाँ तक करेक्शन चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा करेक्शन अटेन करनी है। अगर यानी कि यहाँ तक हो गया तो ठीक, अगर ये वाला काम करने के बावजूद या उसका जो लेटरल एपिफाइशियल प्लेट है वो इंटैक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है ओपन वेज ओस्टियोटोमी। हम क्या करेंगे कि मीडियल साइड से बोन का एक पीस निकालेंगे। जब बोन का पीस निकालेंगे तो जो रिमेनिंग बोन होगी उसको आपस में जोड़ेंगे। जिस वक्त बोन को आपस में जोड़ेंगे तो ये वाली जो डिफॉर्मिटी है अच्छी खासी बेटर हो जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गई? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद है जीनो रिकर्वेटम। Yes, जीनो sir. रिकर्वेटम में क्या होता है कि इट इज अ डिफॉर्मिटी इन द नी जॉइंट। ये भी नी जॉइंट की डिफॉर्मिटी है, सो दैट द नी बेंड्स बैकवर्ड। ये देखें, ये वाला जो है नॉर्मल नी है, ठीक है, न्यूट्रल। ये जो है जीनो रिकर्वेटम, इसमें आप देखें जो कर्व है, जो नी जॉइंट है वो बैक की तरफ ज्यादा हाइपर एक्सटेंड है। ये कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। नॉर्मली होना ये चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह होना चाहिए न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जीनो रिकर्वेटम में ये कर्व आपको मिलेगी, जो नी जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड आपको मिलेगा, ठीक है। जीनो रिकर्वेटम इज आल्सो नोन एज हाइपर एक्सटेंशन एंड बैक नी, ठीक है। इसमें जो नी है वो आपको थोड़ा सा जो स्ट्रेट लाइन है उससे बैक मिलेगा और हाइपर एक्सटेंडेड मिलेगा। कुछ इस तरह आपको नी जॉइंट नजर आएगा। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ जीनो रिकर्वेटम। जीनो रिकर्वेटम कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। इस ये आगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। दीज आर, जो इसकी 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्सटर्नल रोटेटरी डिफॉर्मिटी है, इंटरनल रोटेटरी डिफॉर्मिटी है और नॉन रोटेटरी डिफॉर्मिटी है। ये जीनो रिकर्वेटम की 3 टाइप्स हैं। आगे कॉजेज इसकी क्या हो सकती हैं जीनो रिकर्वेटम की? लोअर लिम्ब लेंथ डिस्पेरेंसी, ठीक है, जो लोअर लिम्ब है उसकी लेंथ अगर
सेम ना हो, उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो, उस कंडीशन में हो सकता है कंजेंटल जीनो रिकर्वेटम अगर पैदाइशी तौर पे ही जीनो रिकर्वेटम प्रेजेंट हो, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी और पोलियो, यानी कि अगर सेरेब्रल कॉजेज हो उसमें सेरेब्रल पाल्सी है और पोलियो है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से हो सकती है। क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्चर, क्वाड्रिसेप्स मसल के अगर कॉन्ट्रैक्चर बन जाए तो उसकी वजह से भी जो नी जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंड होगा, ठीक है। लिमिटेड डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर के अंदर जो डोर्सिफ्लेक्शन होती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन जो होती है वो उसमें कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं, वो डोर्सिफ्लेक्शन करने ही नहीं देगा। जो फीट है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। डोर्सिफ्लेक्शन उसकी बहुत लिमिटेड हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। पोप्लिटियस मसल वीकनेस, पोप्लिटियल मसल अगर वीक हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, इन दीज डिसऑर्डर्स देयर आर एक्सेसिव जॉइंट मोबिलिटी, यानी कि जो जॉइंट होंगे वो हाइपर मोबाइल होंगे, हाइपर मोबिलिटी होगी जॉइंट्स के ऊपर। these disorders are, यानी कि वो डिसऑर्डर्स जिनमें जो जॉइंट्स हैं वो हाइपर मोबाइल होते हैं। मार्फन सिंड्रोम, एलर-डनलेस सिंड्रोम, बिनाइन हाइपर मोबाइल जॉइंट सिंड्रोम, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिजीज, यानी कि ये वाले जो 4 डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम, एलर-डनलेस सिंड्रोम, बिनाइन हाइपर मोबाइल जॉइंट सिंड्रोम, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसके अंदर भी आपको ये वाली डिफॉर्मिटी मिल सकती है, ठीक है। सिम्टम्स में आपको क्या मिलेगा? पेन ऑन द आउटर बैक पार्ट ऑफ द नी, ठीक है, रेफर टू एज द पोस्टीरोलेटरल लिगामेंटस पेन, ठीक है। यानी कि नी का जो बैक पोर्शन है और लेटरल साइड है, ठीक है, बैक पोर्शन और लेटरल साइड है, वहां पे आपको पेन मिल सकती है। उसके अलावा एन एक्किंग पेन इन द मीडियल टिबियोफिमोरल जॉइंट, मीडियल साइड पे जो टिबिया और फिमोरल बोन जो है वो जॉइंट बना रही है, उस जगह पे आपको एक्टिंग पेन मिल सकती है, ठीक है। नी मूव्स इनटू हाइपर एक्सटेंशन इन मिड स्टांस फेज, ठीक है। मिड स्टांस होता है यानी कि इन बिटवीन जिस वक्त होता है जॉइंट ड्यूरिंग वॉक, ठीक है, उसको मिड स्टांस फेज बोलते हैं। उसमें जो नी जॉइंट होगा वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा, नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर जो नी जॉइंट होगा वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। अ निपिंग फीलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नी, निपिंग का मतलब होता है कि थोड़ी सी डिप्रेशन फील होगी। अ निपिंग फीलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नी, फ्रंट पार्ट ऑफ द नी के ऊपर आपको एक निप फील होगा, यानी कि डिप्रेशन फील होगी जिस टाइम पे जॉइंट हाइपर एक्सटेंड होगा। लिमिटेशन ऑफ नी फ्लेक्शन फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ठीक है, जो नी की फ्लेक्शन है उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगे। वो लिमिटेशन माइल्ड हो सकती हैं, मॉडरेट हो सकती हैं और सीवियर हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि डिजीज कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है। फ्यूजन एंड अदर एविडेंस ऑफ नी एबनॉर्मेलिटी आर एब्सेंट, ठीक है, इसमें फ्यूजन वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, इस तरह के एविडेंस नहीं मिलेंगे। समटाइम्स आर डेंस बैंड दैट बिकम्स tense during flexion of the knee could be palpated in the proximal part of the patella, ठीक है। जो पटेला का प्रोक्सिमल पार्ट है उस जगह पे आपको समटाइम्स एक बैंड जो है वो फील होगा ड्यूरिंग फ्लेक्शन, जिस टाइम पे फ्लेक्शन होती है उस टाइम पे आपको एक बैंड फील होगा। उस बैंड की वजह से जो मूवमेंट होंगी वो रिस्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। पटेला इज ऑलवेज लोकेटेड मोर अपवर्ड एंड समटाइम्स आउटवर्ड, जो पटेला होगा एक तो वो अपवर्ड आपको नॉर्मल से ज्यादा, यानी कि उसकी जो हाइट होगी नॉर्मल से ज्यादा ऊपर होगा, ठीक है, और अपवर्ड एंड समटाइम्स आउटवर्ड और आउटसाइड की तरफ होगा, ठीक है, लेटरल साइड की तरफ आपको मिलेगा। अदर फीचर्स, इट इज यूजुअली बाइलेटरल, ये यूजुअली बाइलेटरल होता है। कॉमन इन आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस के अंदर ज्यादा कॉमन होगा। मोर कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होगा। एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करेगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ना होने के बराबर होगी, बहुत कम इम्प्रूवमेंट होगी या बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, ठीक है। फीचर्स में इसके क्या है कि बाइलेटरल होगा यूजुअली, फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को रेजिस्ट करेगा। डायग्नोसिस वही हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे से बनेगी। उसके बाद ट्रीटमेंट है।
ट्रीटमेंट में क्या है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीनो रिकर्वेटम वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉजेज, ठीक है, हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड सम ऑर्थोटिक डिवाइस लाइक एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी ऑर्थोसिस, एंकल नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसमें ये ज़्यादा कारआमद नहीं होता, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसको ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आफ्टर वी कैन प्रोवाइड सम ऑर्थोटिक डिवाइसेस लाइक, इसमें हम कुछ ना कुछ ऑर्थोटिक डिवाइसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एंकल फुट ऑर्थोसिस है, नी ऑर्थोसिस है और नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस and is usually indicated in established contractures। ये उस टाइम पे इंडिकेटेड होता है जिस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो चुका है या क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो चुका है, उस टाइम पे ये वाली जो सर्जरी है ये इंडिकेटेड है। एज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज नॉट बेनिफिशियल, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा उस टाइम पे जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्चर्स को इम्प्रूव नहीं करवाएगी इस कंडीशन में। अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन थ्रू पैसिव एक्सरसाइज इज बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। अगर ये जो डिफॉर्मिटी है ये होनी स्टार्ट हुई है अभी और इसको स्टार्ट में ही पिक कर दिया गया है, ठीक है, उस टाइम पे पैसिव एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी जाए तो इसको अच्छा खासा प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि इस बीमारी को सेटल होने से रोका जा सकता है। Surgery is indicated early in habitual dislocation of the patella and in established contracture to prevent late changes in femoral condyles and patella, ठीक है। इसमें सर्जरी जिसमें रिकरेंट पेटेलर डिसलोकेशन आपको मिल रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में सर्जरी इंडिकेटेड है। और उसके अलावा अभी जब तक अभी कॉन्ट्रैक्चर जो है वो सेटल नहीं हुए, ठीक है, उनके सेटल होने से पहले जो फेमोरल कंडाइल्स हैं और पेट्रिला के अंदर जो चेंजेस आनी है कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, उन चेंजेस के आने से पहले हम सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। उन कंडीशन में जो सर्जरी है वो इंडिकेटेड है। जी अब टिल नाउ कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ।